हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम आपका चैप्टर फर्स्ट जो है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको जो है स्टार्ट करेंगे इस वर्कशीट से। ठीक है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, यूरोप क्या है? यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे क्या है, अलग अलग कंट्रीज़ हैं। ठीक है। सो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म वो कैसे शुरू हुआ? आपने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। आपने ये भी पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वो इतिहास की एक बहुत ही, आप कह सकते हो कि बहुत इम्पोर्टेंट जो है इंसिडेंट रहा, जिससे बहुत सारे कंट्रीज़, बहुत आप कह सकते हो, और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट रहा वो रहा यूरोप के अंदर। क्लियर। और इसीलिए कहा जाता है कि जब जो है फ्रांस जो है जब स्नीज़ करता है, छींकता है, तो यूरोप जो है उसको क्या हो जाता था, उसको सर्दी जुकाम हो जाता था। तो ये जो इफ़ेक्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, नेशनलिज्म, एक तरह से नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में यूरोप में वो सबसे ज़्यादा रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो नेशनलिज्म है ये होता क्या है। तो नेशनलिज्म ये एक ऐसा विचार है, एक ऐसी भावना है। नेशनलिज्म की भावना होती है ना, देशभक्ति की भावना। तो ये एक ऐसा विचार है जिसके अंदर जो सिटीज़न हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनको एक तरह से समान पहचान, समान इतिहास, ठीक है, समान आइडियोलॉजी, तो वो चीज़ जो है क्या है, वो चीज़ है नेशनलिज्म। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये एक जो है चित्र दिखाया गया है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब यूरोप के अंदर नेशनलिज्म एक तरह से डेवलप करने में सबसे मेन जो एक्सप्रेशन रहा है वो कब आया? वो आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। 1789 में क्या था? 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। एक्चुअली जो 19th सेंचुरी थी उसमें जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसके अंदर एक नेशनलिज्म की, एक कह सकते हो, लहर चली, जिसने पूरे यूरोपीय जो देश थे, यूरोप के जो कंट्री थे, उनकी पूरी तरह से काया बदल दी। जैसे कि जर्मनी है, इटली है, रोमानिया है, ये सभी जो देश हैं, ये कई कई जो क्षेत्र हैं उनको मिलाकर बने थे, जिनकी अपनी एक राष्ट्रीय पहचान थी। ये ऐसे नहीं थे जैसे अब हैं। ठीक है, ये सारे टुकड़ों में बटे हुए थे। लेकिन बाद में नेशनलिज्म की जो लहर है उसके चलते ये जो है एक आप कह सकते हो कि इनको एक राष्ट्रीय पहचान मिली। और जो नेशनलिज्म है उसका आप कह सकते हो ओरिजिन जो है वो बहुत पहले से शुरू हो चुका था, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन से उसको एक तरह से नेशनलिज्म को पूरी तरह से एक्सप्रेशन मिला, पूरी तरह से एक उसको हवा मिली। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म came with the French Revolution in 1789. The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarch to a body of French citizens. यानी इससे क्या हुआ? इससे जो मोनार्की सिस्टम था वो क्या हो गया? एक तरह से मोनार्की सिस्टम, यानी मोनार्की सिस्टम क्या होता है? जो राजा होता है, एक वो जो है राज करता है, तो वो मोनार्की सिस्टम यहाँ से एक तरह से ख़त्म हो गया। और जो देश है यानी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुए, और जो बागडोर थी वो जो वहाँ के सिटीजन्स थे, फ्रांस के सिटीजन, उन लोगों के हाथों में आ गई। नाउ The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny, कि जो लोग हैं अब वो नेशन का एक तरह से निर्माण करेंगे, ठीक है, और वही जो है उसकी डेस्टिनी, यानी डेस्टिनी क्या होता है, उसकी जो नियति है उसको तय करेंगे। Now, during the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. अब देखिए 19th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म है वो एक ऐसी पावर बनकर एमर्ज हुआ, एक ऐसी पावर बनकर उभरा, जिसने जो पॉलिटिकल आप कह सकते हो चेंज और मेंटल चेंज किस में? लोगों में। जो मेंटल चेंज है वो एक तरह से इतना वाइड हुआ
कि जो नेशनलिज्म है वो एक तरह से बहुत, आप कह सकते हो कि वो एक बहुत वास्ट लेवल पे फैल गया। Now the end result of these changes was the emergence of the nation state in the place of multinational dynastic empire of Europe। और इस जो ये चेंज था, पॉलिटिकल चेंज, मेंटल चेंज, इसका रिजल्ट क्या रहा? इसका रिजल्ट रहा कि जो एक तरह से मल्टीनेशनल जो डिनेस्टिक एम्पायर थे यूरोप के, वो एक तरह से सब जो है ख़त्म होकर नेशन स्टेट का उदय हुआ। जो राष्ट्र राज्य होते हैं उनका वहाँ पर एमर्जेंस हुआ, वो जो है वहाँ पर एमर्ज हुए। नाउ इन नेशन स्टेट वाज वन, नेशन स्टेट क्या थी? नेशन स्टेट was one in which the majority of its citizens came to develop a sense of identity and shared history or descent। यानी यहाँ पर जो राष्ट्र राज्य थे उसमें न केवल उसके जो शासक हैं, बल्कि वहाँ पर अधिकांश जो नागरिक हैं उनकी अंदर एक पहचान का भाव था। उनकी जो आप कह सकते हो जो हिस्ट्री है, आइडेंटिटी है, वो उनकी क्या थी? सेम थी। क्लियर है? नाउ सेकंड जो पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो नेशनलिज्म था यूरोप में, उसको एमर्ज करने में जो फिलॉसफर थे उनका एक बहुत अहम रोल है। कैसे? जैसे देखिए, कार्ल मार्क्स थे, मॉन्टेस्क्यू थे, और ये फ्रेडरिक सॉर्यू हैं। इनकी जो ये जो पेंटिंग हमने देखी, ठीक है, इन चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान था लोगों का एक मेंटल जो है लेवल चेंज करने में। एक्चुअली एक होता है ना कि जैसे मान लीजिए लोग जिस चीज़ से परेशान हैं और उस चीज़ को लेकर लोगों को एक अपनी कल्पना से एक सपना दिखाया जाए। लोग मोनार्की सिस्टम को लेकर परेशान थे, राजाओं को लेकर परेशान थे, तो जो ये फिलॉसफर थे उन्होंने लोगों को अपनी कल्पना से एक जो है सपना दिखाया और लोग जो है उस सपने को पूरे करने के लिए टूट पड़े। कुछ ऐसी ही सिचुएशन जो है यहाँ पर हुई कि लोगों ने अपनी कल्पनाओं के द्वारा जो फिलॉसफर थे उन्होंने अपनी कल्पनाओं से लोगों को जो रेवोल्यूशन है उसके लिए एक तरह से कह सकते हो कि प्रेरित किया, ठीक है, और उसका रिजल्ट जो है वो हमें बाद में देखने को मिला। नाउ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बाय फ्रेडरिक सॉर्यू। तो फ्रेडरिक जो सॉर्यू थे उन्होंने किस तरह से जो आइडिया है नेशनलिज्म का वो इनकलकेट किया। इन 1848 फ्रेडरिक सॉर्यू अ फ्रेंच आर्टिस्ट, ये कौन थे? ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ही प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ प्रिंट, उन्होंने जो है सीरीज ऑफ प्रिंट 4 जो है उन्होंने प्रिंट की सीरीज बनाई थी। विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, एक ऐसे ड्रीम वर्ल्ड के साथ, ठीक है, जिसके अंदर डेमोक्रेटिक है, ठीक है, सोशल रिपब्लिक है, यानी वहाँ पर जो पावर है वो मोनार्की सिस्टम ना होकर वो कैसा है? एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। जो नेशन की पावर है वो लोगों के हाथ में है। एज ही कॉल दैम, the first print shows that people of Europe and American men and women of all ages and social class, ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया गया है कि जो अभी हम प्रिंट को समझेंगे, एक बार रीड कर लेते हैं इसमें कि जो लोग हैं वो यूरोप और अमेरिकन मैन वुमेन वो जो है मार्चिंग कर रहे हैं इन अ लॉन्ग ट्रेन, एक लॉन्ग ट्रेन में, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट, और वो जो है एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसकी जो स्टैचू है उसकी एक तरह से क्या कर रहे हैं? उसको वंदना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, होमेज दे रहे हैं उसको। एंड द स्टैचू बियर द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड, और जो स्टैचू है उसके एक हाथ में जो है एनलाइटमेंट टॉर्च है, एंड चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर, और दूसरे हाथ में चार्टर है, एक अधिकार, जो चार्टर होता है ना, एक अधिकार पत्र होता है कि क्या क्या लोगों के अधिकार हैं, वो जो है उसके हाथ में है। अब यहाँ पे देखिए राइट ऑफ मैन, यानी उसके जो आदमी हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, यानी उस समय जो वुमेन्स थी उनका, यानी जो औरत हैं उनका जो है एक तरह से अधिकार नहीं माना जाता था। पुरुष प्रधान जो समाज होता है वो था, और इसीलिए चार्टर ऑफ मैन इन द अदर हैंड लिखा गया है। क्लियर? यानी जो वुमेन हैं उनके राइट को एक तरह से यहाँ पे जो है अनदेखा किया गया है। नाउ ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। इसका क्या मतलब है बच्चों कि ये देखिए यहाँ से समझेंगे इसको हम। इसमें देखिए
ये जो है क्या है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जिसके एक हाथ में टॉर्च है फॉर एनलाइटमेंट और एक हाथ में चार्टर ऑफ मैन है। और ये एक ट्रेन की तरह ये एक लंबी कतार में लोग जो है इसकी वंदना करते हुए आ रहे हैं, यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग अपने अपने फ्लैग लेकर अपनी अपनी आइडियोलॉजी के साथ, अपनी अपनी विचारधारा के साथ लोग जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं स्वतंत्रता के लिए। क्लियर, अपने अपने उनके पास जो अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग उनका जो है एक उनके अंदर जो विरासत उनकी समान है, उनका हिस्ट्री समान है, उनका साझा इतिहास है। तो इन सब चीज़ों के साथ वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए जो है अपने एक नेशन के लिए आगे उसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो दिखाया गया है आप देख सकते हो, इनके फ्लैग अलग अलग हैं, यानी अलग अलग ये लोग हैं। अब यहाँ पर नीचे कुछ जो है यहाँ पे देखिए अवशेष गिरे हुए हैं, रिमेन्स। इसमें आप देख सकते हो ये क्राउन्स हैं। ये क्या शो कर रहा है कि जो मोनार्की सिस्टम है उसका एक दिन एंड ज़रूर होगा। और इस तरह की पिक्चर्स का लोगों की जो मेंटल आप कह सकते हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहा। लोगों की जो विचारधारा थी, जैसे जो फिलोसफर थे उनकी जो विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहा ये जो नेशनलिज़म रहा यूरोप में उसके लिए। ठीक है, सो अब यहाँ पर दिया गया है रीज़न फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या क्या रीज़न रहे नेशनलिज्म के यूरोप में। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रहेगा आपका एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या है यहाँ पे, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब है कि एब्सोल्यूट यानी एक पूरा जो शासन जिसका है वो क्या है, मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम वो पूरी तरह से अबलिश हो जाएगा, यानी एक तरह से पूरी तरह से क्या है, ख़त्म हो जाएगा। और ये भावना क्यों आई क्योंकि जो मोनार्की सिस्टम था, जो राजा थे वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, टैक्स वसूलते थे, उनके कोई राइट नहीं थे। तो इन सब के कारण जो है लोग क्या हुए, इसके अगेंस्ट हुए। सेकंड है स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडियाज़। हमने अभी किया, जो फिलोसफर थे, उदारवादी जो लोग थे, उन्होंने अपने जो आइडियाज़ हैं वो लोगों के बीच में वो लेकर गए। अपनी कल्पनाओं के माध्यम से लोगों को उन्होंने इस चीज़ के लिए एक तरह से उकसाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्लोगन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जो लिबर्टी के स्लोगन है, इक्वलिटी के स्लोगन है और आपस में जो भाईचारे की भावना थी लोगों में, वो भी एक कारण था नेशनलिज्म जो है राइज होने का। नेक्स्ट है रोल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। यहाँ पे ये सबसे महन आप कह सकते हो कि अहम इम्पोर्टेंट रोल रहा कि जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th में आपने पढ़ा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें थर्ड एस्टेट के लोग जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और ये लोग जो हैं जब इन लोगों के बीच में एजुकेशन पहुंची तो इनको पता चला कि हमारे भी राइट हैं, हमें भी जो फ्रीडम है उसको लेने का एक तरह से हमारा राइट है। तो एक तरह से ज़्यादा पॉपुलेशन होते हुए जो है जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी उसका फिर एक अहम रोल रहा जो है नेशनलिज्म में। सो अब यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789 explain। तो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का वो कब अराइज हुआ, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ। सो एक्सप्लेन करना है। सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म बिकॉज इट एबोलिश द मोनार्की इन फ्रांस। फ्रांस में मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया था एंड हैंडेड ओवर द सॉवर्निटी टू फ्रेंच सिटीजन्स, और जो पावर है वो फ्रेंच सिटीजन्स के हाथों में आ गई। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अ लैंग्वेज, जियोग्राफिकल एरिया एंड कल्चर। क्लियर, अपना एक लैंग्वेज थी, अपनी एक जियोग्राफिकल एरिया था, अपना एक कल्चर था। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज एब्सोल्यूटिज्म, वाई डू इट्स रिमेन्स लाई शटर्ड ऑन द ग्राउंड, व्हाट डज इट सिग्निफाई। ठीक है, तो ये जो है क्या है, autocratic rules means that there is no control over which monarchy is an example of autocracy। So absolutism क्या है, that is the autocratic rule। clear, there is no control over। so monarchy जो है इसका क्या है, एग्जाम्पल रहेगा the demolished relic on the ground in front of the statue symbolizes absolutism, that is the end of the monarchy।
तो ये जो हमने अभी देखा कि वहाँ पे जो रेलिक हैं क्लियर, जो नीचे गिरे हुए हैं जो क्राउन हैं वो क्या शो कर रहे हैं, वो मोनार्की का एंड जो है उसको सिग्निफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंशन द नेचर ऑफ द यूरोपियन नेशनलिज्म इन द 19th सेंचुरी। तो नेचर जो है कैसा रहा यूरोपियन नेशनलिज्म का 19th सेंचुरी में। सो यूरोपियन नेशनलिज्म एमर्ज इन द 19th सेंचुरी ड्यू टू मैनी रीजन्स सच एज, क्या क्या रीज़न रहे, शेयर्ड हेरिटेज, कॉमन हिस्ट्री, वन लैंग्वेज, वन कल्चर, वन आइडियोलॉजी एंड वन जियोग्राफिकल रीज़न। तो ये सारे जो है आइडियाज़ थे, रीज़न थे जिनके कारण जो यूरोपियन नेशनलिज्म है वो एक तरह से राइज हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ प्रिंट्स प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सॉरियो। सो इम्पोर्टेंट फीचर्स जो है उसके प्रिंट्स के वो क्या थे। So Frederick Sorio showed in his series of 4 painting that autocracy would end, कि जो autocracy है मोनार्की सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड डेमोक्रेसी वुड राइज, और राइज क्या होगी, डेमोक्रेसी राइज होगी। अलॉन्ग विद दिस थ्रू हिज पेंटिंग्स ही एक्सप्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनलिज्म और द स्ट्रगल फॉर नेशन स्टेट। ठीक है, उसने अपनी इस पेंटिंग से जो नेशनलिज्म की जो इम्पोर्टेंस है उसको एक्सप्रेस किया। ठीक है, और नेशंस जो स्टेट बने एक तरह से उसका स्ट्रगल जो है वहाँ पर दिखाया गया है। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।